उस दिन अदालत का कमरा खचाखच भरा था। हवा में इंतजार करती आंखों शक भरी कानाफूसियों और मीडिया के लिए एक बेहद जाने पहचाने नाम विक्रम राठौर की मौजूदगी से घुटन महसूस हो रही थी, जो कभी एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का सरगना था। वह 3 साल दो में इंतजार करती आंखों शक भरी कानाफूसियों तक वांछित था, जिसके कारण अनगिनत बच्चे बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे और दर्जनों परिवार तबाह हो गए थे। और आज लगभग 1 साल की जांच के बाद अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी। पहली पंक्ति में मानव तस्करी विरोधी दस्ते की एक युवा पुलिस अधिकारी लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा स्थिर बैठी थी। वह सीधे तौर पर ऑपरेशन 819 की कमांडर थी, जो विक्रम राठौर को पकड़ने के लिए 6 महीने तक चला खून और आंसुओं से भरा एक अभियान था। एक सिपाही शहीद हो गया था, 3 घायल हो गए थे और नेपाल सीमा पर राठौर के आदमियों के साथ हुई गोलीबारी में प्रिया की जान जाते जाते बची थी। जब जज ने कार्यवाही शुरू करने के लिए हथौड़ा बजाया तो सभी की निगाहें ऊंचे मंच पर टिक गईं, लेकिन उस कमरे में बिल्कुल कोई भी उस फैसले का अनुमान नहीं लगा सकता था जो जज सुनाने वाले थे। काले चोगे में बैठे व्यक्ति की आवाज ठंडक से गूंजी। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से आरोपी के कबूलनामे और हर्जाना भरने के रवैये को देखते हुए, अदालत आरोपी विक्रम राठौर को निलंबित सजा सुनाती है और उसे सजा की अवधि के दौरान अपने निवास स्थान को छोड़ने से प्रतिबंधित करती है। एक दमघोंटू सन्नाटा कमरे में छा गया। फिर विरोध में फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ गई। कुछ लोग रो पड़े। पीछे बैठी एक महिला खड़ी हो गई और चिल्लाई, निलंबित मेरा बच्चा मर गया और तुम लोग कहते हो कि उसे निलंबित सजा मिली है। प्रिया पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रम राठौर मानव तस्कर, जिसने अनगिनत पीड़ितों को कभी वापस न आने दिया, उसे सिर्फ निलंबित सजा मिली। उसने अपना सिर घुमाकर सरकारी वकील की ओर देखा, जो अपना चेहरा झुकाए बैठा था, और फिर जज की ओर देखा। उसकी आंखों में न तो कोई दया थी और न ही कोई पछतावा, केवल ठंडक और हिसाब किताब था। विक्रम राठौर कटघरे से आधी मुस्कान के साथ बाहर निकला। उसने किसी को नहीं देखा, बस प्रिया की ओर एक चुनौतीपूर्ण नजर डाली। और यही वह क्षण था जब प्रिया का खून खौल उठा। उसके हाथ डर से नहीं, बल्कि गुस्से, लाचारी और एक ऐसे दर्द से कांप रहे थे जिसे वह निगल नहीं सकती थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया जब वह खड़ी हुई, किसी ने नहीं देखा जब उसका हाथ उसकी कमर पर लगी पिस्तौल पर गया। लेकिन जब क्लिक की आवाज आई तो सब कुछ जैसे फट गया। लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा, मानव तस्करी विरोधी दस्ते की महिला पुलिस अधिकारी, ने भरी अदालत में अपनी बंदूक निकाल ली थी और उसे सीधे जज की ओर तान दिया था। आप यह चोगा पहनने के लायक नहीं हैं, वह चिल्लाई। उसकी आवाज जैसे बहुत लंबे समय से दबी हुई थी। जिस न्याय का आप प्रतिनिधित्व करते हैं वह एक मजाक है। आपने उन बच्चों की जान कितने में बेची, कितने पैसे ने आपको इतना क्राकठोरी घिनौना फैसला सुनाने पर मजबूर किया। चीख पुकार मच गई। पुलिस अंदर घुस आई। प्रिया के सहकर्मी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। कमरे में मौजूद लोग घबरा गए, कुछ तो बेहोश भी हो गए, लेकिन प्रिया ने गोली नहीं चलाई। उसकी उंगली ट्रिगर पर नहीं दबी, वह बस वहीं खड़ी रही। आंखों से आंसू बह रहे थे। बंदूक अभी भी उसके हाथ में कांप रही थी। सारा गुस्सा, छीना हुआ न्याय और उन निर्दोष बच्चों की रक्षा न कर पाने वाले एक सिपाही का अपमान, सब कुछ उस एक पल में सिमट आया था। उसे गिरफ्तार करो, कोई जोर से चिल्लाया। लेकिन फिर उसे हंगामे के बीच एक और आवाज गूंजी, एक खुरदरी लेकिन स्पष्ट आवाज, रुको, वह सही कह रही है। सभी की निगाहें मुड़ीं। वह एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था जिसने एक पुराना जज का चोगा पहना हुआ था। वह सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा थे, जिन्होंने कभी पुलिस अकादमी में प्रिया को पढ़ाया था और जो 1 साल से अधिक समय से सेवानिवृत्त थे। वह धीरे धीरे अदालत के बीच में आए और सीधे उस जज को देखा जिसने अभी फैसला सुनाया था, राजेश मेहरा। मैं तुम्हें जानता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि तुमने विक्रम राठौर के परिवार से पैसे लिए हैं। प्रिया ने वह कहा है जो बहुत से लोग कहने की हिम्मत नहीं करते, और आज मैं उनकी ओर से कहूंगा, तुमने इस न्याय प्रणाली को धोखा दिया है। पूरा कमरा शांत हो गया। अदालत जैसे जम गई थी। लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा के शब्द न्याय प्रणाली के दिल में एक बम विस्फोट की तरह थे। राजेश मेहरा, वह जज जिसने अभी फैसला सुनाया था,
का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। वह बस हकलाया, बकवास मत करो, मैंने नहीं। मैं न्याय का पालन करने वाला हूं। न्यायाधीश वर्मा के होठों पर एक उदास और गुस्से भरी मुस्कान आई। उन्होंने कुछ पुराने दस्तावेज निकाले और कांपते हाथों से उन्हें ऊपर उठाया। यह वह फाइल है जिसकी मैं सेवानिवृत्ति के बाद से जांच कर रहा हूं। मैंने पिछले 2 वर्षों में असामान्य फैसले देखे हैं और वे सभी राजेश मेहरा से संबंधित हैं। मैंने शिकायतें भेजीं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि वह अकेला नहीं है। एक पूरा नेटवर्क इस न्याय को एक कठपुतली की तरह नियंत्रित कर रहा है। लेकिन आज एक महिला पुलिस अधिकारी ने बंदूक निकालने की हिम्मत की, गलती की ओर सीधे इशारा करने की हिम्मत की। अगर मैं अब भी चुप रहा तो मैं एक शिक्षक कहलाने के लायक नहीं हूं। एक लायक नहीं हूं। ने खा पे दिखदाता है। नागरिक कहलाने के लायक नहीं हूं। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। एक पल के झटके के बाद मीडिया के कैमरे अचानक फिर से चालू हो गए। लेंस प्रिया की ओर, श्री वर्मा की ओर और राजेश मेहरा की ओर घूम गए, जो अब अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। प्रिया को अब तक उसके सहकर्मियों ने पकड़ रखा था, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, केवल थकावट, धोखे का दर्द और खालीपन था। लोग बोलने लगे, वह गलत नहीं है, वह हमारे लिए खड़ी हुई है। उसे छोड़ता अब नहीं है, वह हमारे लिए खड़ी हुई है। 2 एक बूढ़ी औरत सिसकते हुए आगे बढ़ी। उसने अपने कांपते हाथ प्रिया के कंधे पर रखे। मेरा बेटा 14 साल की उम्र में गायब हो गया था। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसने मुझे उम्मीद दी। अगर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए न्याय में कोई जगह नहीं है, तो इस देश का क्या मतलब है? पुलिस प्रमुख कर्नल समीर देसाई, जो शुरू से ही बाहर खड़े थे, अब अदालत के बीच में आए। उन्होंने गहरी नजरों से प्रिया को देखा और फिर श्री वर्मा के हाथ में मौजूद फाइल पर नजर डाली। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मैं इस सुनवाई को अस्थायी रूप से स्थगित करने का प्रस्ताव करता हूं। लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा को जांच के लिए आंतरिक रूप से हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, नहीं कोई जबरदस्ती की जाएगी। और श्री वर्मा की फाइल, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे मंत्रालय को भेजूंगा। उसी समय राजेश मेहरा चिल्लाया, नहीं, यह सब मनगढ़ंत है। तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो। मैं तुम सब पर मुकदमा करूंगा। न्यायाधीश वर्मा ने जवाब नहीं दिया, बस प्रिया की ओर मुड़े। तुमने वह किया है जो हम प्रालय के 16 समय तुम्हारे बड़ों को बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे देर से आने के लिए खेद है। घटना के बाद मीडिया में विस्फोट हो गया। अखबारों की सुर्खियां थीं। महिला पुलिस अधिकारी ने अदालत में बंदूक निकाली। न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़। मानव तस्करी के मामलों में करोड़ों रुपए के केस फिक्सिंग रैकेट का पर्दाफाश। लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा नायक या कानून तोड़ने वाली। कुछ ने प्रिया को साहस के प्रतीक के रूप में सराहा, दूसरों ने उसे सिस्टम को नष्ट करने वाली एक विद्रोही के रूप में संदेह किया, लेकिन वह चुप रही। आंतरिक मामलों में हिरासत में लिए गए दिनों के दौरान उसने प्रेस को कोई जवाब नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, न रोई न हंसी। उसने बस ऑपरेशन 819 पर अपनी रिपोर्ट की हर पंक्ति लिखी। हर छोटे से छोटे विवरण, पीड़ितों के बयान, सीमा पार बेची गई युवा लड़कियों की रात में चीखें। हर रात उसे कविता की याद आती, उसकी महिला सहकर्मी जो राठौर को घेरने के दौरान शहीद हो गई थी। कविता ने एक बार कहा था, अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक ऐसे मामले के लिए मरना चाहती हूं जिसमें न्याय हो, लेकिन अब न्याय एक वस्तु की तरह सस्ते में बेचा जा रहा है। एक दिन बाद जब प्रिया आंतरिक जांच कक्ष में चुपचाप थी, तो एक व्यक्ति चुपचाप उससे मिलने आया। वह केंद्रीय अभियोजन संस्थान के उप निदेशक श्री प्रकाश सिन्हा थे। वह एक कठोर दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी आंखें गहरी थीं। वह अंदर आए और उसके सामने बैठ गए। मैंने तुम्हारी पूरी फाइल और अदालत का वीडियो देखा है। तुमने प्रक्रिया का उल्लंघन किया, तुमने बंदूक निकाली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमने वह भी किया जो बहुत से लोग करने की हिम्मत नहीं करते। प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आवाज खुरदरी थी। मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं हीरो नहीं बनना चाहती। मैं बस उसे उन सब के बाद मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती थी जो उसने किया था। श्री सिन्हा ने उसे लंबे समय तक देखा और फिर धीरे से मेज पर एक नई फाइल रखी। मैं चाहता हूं कि तुम एक विशेष जांच दल में शामिल हो जो न्यायपालिका के भीतर की जांच करेगा। यह टीम गुप्त रूप से काम करेगी, बिना किसी पद या रैंक के, लेकिन तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कोई सुरक्षा नहीं होगी।
तुम अपना पूरा करियर खो सकती हो, लेकिन अगर तुम सफल होती हो तो तुम वह करोगी जो बहुत कम लोगों ने कभी किया है। प्रिया ने फाइल को देखा जिसमें दर्जनों संदिग्ध फैसलों की सूची थी। न्यायपालिका में जाने माने नाम और बीच में लाल अक्षरों में एक पंक्ति थी, कोड नेम मकड़जाल। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली बिना सोचे समझे। मैं सहमत हूं। 3 दिन बाद प्रिया चुपचाप आंतरिक जांच कक्ष से बाहर निकल गई। कोई विदाई देने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वह जानती थी कि कोई उसे देख रहा है, उसका मूल्यांकन कर रहा है, उसके गिरने का इंतजार कर रहा है या आंतरिक कारणों से एक लापता नाम बनने का। उसे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने की व्यवस्था की गई, बिना नाम बिना पते के। सुरक्षा जांच के लिए उसकी सभी व्यक्तिगत संपत्ति जब्त कर ली गई थी। एकमात्र संपर्क जो वह रख सकती थी वह एक विशेष फोन था जिसमें केवल एक ही नंबर था, श्री प्रकाश सिन्हा का। पहली शाम उन्होंने उसे फोन किया। तुम मकड़जाल जांच दल का हिस्सा हो, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कोई नहीं जानता कि तुम मौजूद हो। तुम उन लोगों की जांच करोगी जो अंधेरे से न्यायपालिका में हेर फेर कर रहे हैं, और अगर मैं असफल हो गई तो तुम्हारा नाम कभी किसी दस्तावेज में नहीं आएगा। तुम ऐसे गायब हो जाओगी जैसे तुम कभी थी ही नहीं। प्रिया ने सिर हिलाया, भले ही वह उसे देख नहीं सकते थे। वह इससे कभी नहीं डरी थी, वह केवल समाज के दिल में न्याय के चुपचाप मरने से डरती थी। पहला काम जल्दी आया। उसे मध्य भारत में एक बच्चे के बलात्कार के मामले की एक फाइल दी गई। आरोपी एक अमीर व्यवसायी था जिसके राज्य के नेतृत्व में व्यापक संबंध थे। भले ही पीड़ित के पास स्पष्ट सबूत थे, फोरेंसिक रिपोर्ट थी और डॉक्टर ने चोटों की पुष्टि की थी, लेकिन फैसला बरी होने का था। उसने पूरी जांच प्रक्रिया को उलट दिया। वह पीड़ित की मां से मिली, एक दुबली पतली महिला जिसका नाम मीना जी था, जो जिला बाजार में ब्रेड बेचती थी। वह कभी राज्य पुलिस मुख्यालय के सामने महीनों तक रोती चिल्लाती रही और फिर निराशा में हार मान ली। प्रिया से मिलने के बाद वह बस फीकी मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम पत्रकार हो या फिल्म बनाने वाली? मैं अब और नहीं बोलूंगी। बोलने के बाद भी मेरा मुंह बंद कर दिया जाएगा। नहीं, मैं इस विभाग में काम कर चुकी हूं। प्रिया ने अपना पुराना आईडी कार्ड दिखाया जो बीच से टूटा हुआ था। यह एक संकेत था कि उसने नियमित पुलिस बल छोड़ दिया है। मीना जी ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, पुलिस विभाग में रहकर उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही हो? तुम पागल हो क्या? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक वाक्य कहा जिसने उस महिला को स्तब्ध कर दिया, मैंने एक बार तुम्हारे मामले से भी अधिक अन्यायपूर्ण मामले के लिए अदालत में बंदूक निकाली थी। सन्नाटा छा गया। फिर उस महिला ने बैठकर प्रिया को एक गिलास पानी पिलाया। ठीक है, मैं बताऊंगी। मीना जी की कहानी से प्रिया ने हर सुराग का पीछा किया। संशोधित फाइलें, बदली हुई फोरेंसिक रिपोर्ट की तारीखें, एक फोरेंसिक डॉक्टर जिसे निष्कर्ष पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद अचानक कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था। वह गुप्त रूप से उससे मिलने गई, जो अब एक सुदूर गांव में रह रहा था। बूढ़े डॉक्टर ने उदास होकर मुस्कुराते हुए उसे चाय पिलाई। मुझे पता था कि एक दिन कोई पूछने आएगा, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यह एक युवा लड़की होगी। क्या आप जानते हैं, जब मैंने उस निष्कर्ष पत्र पर हस्ताक्षर किए तो मुझे पता था कि मुझे जाना होगा। आपने फिर भी हस्ताक्षर क्यों किए? क्योंकि मुझमें थोड़ी अंतरात्मा बची थी। मैं खून से सने हाथों से मरना नहीं चाहता था। प्रिया ने उस निष्कर्ष की प्रतिलिपि ली जिसे डॉक्टर ने सहेज कर रखा था। नीचे बाईं ओर एक लाल मुहर थी, एक विशेष मुहर जो केवल उन दस्तावेजों पर लगाई जाती थी जिनके नष्ट होने का खतरा होता था। क्या आप जानते हैं कि इस मामले के पीछे कौन है? डॉक्टर ने सिर हिलाया और फिर उसे एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक नाम लिखा था, संजय वर्मा, राज्य अदालत का कार्यालय प्रमुख। वह संजय लड़का युवा, तेज और चालाक है। मैंने सुना है कि वह उस मामले में सीधे जज के साथ काम कर रहा था। लगता है कि वह आरोपी के मालिक के बेटे के साथ स्कूल गया था। प्रिया की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मकड़जाल का एक सिरा सामने आ गया था। उसने संजय पर नजर रखनी शुरू कर दी। 30 के दशक का वह व्यक्ति जो अच्छी तरह से कपड़े पहनता था, अक्सर महंगे रेस्तरां और व्यवसायी समूहों में जाता था। लेकिन जिस चीज ने प्रिया का ध्यान खींचा वह उसके कॉल का रिकॉर्ड था। उसने एक गुप्त आंतरिक स्रोत से इसे निकाला जिससे राज्य अभियोजन प्रणाली से संबंधित एक नंबर के साथ असामान्य रूप से उच्च संपर्क आवृत्ति का पता चला। एक बार जब संजय एक तटीय रिसोर्ट में एक पार्टी में गया तो प्रिया ने एक वेटर का वेश धारण किया और चुपके से वीआईपी टेबल पर एक रिकॉर्डिंग
डिवाइस लगा दिया। जो बातचीत उसने सुनी उससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मेज पर एक आदमी कह रहा था, चिंता मत करो, मेहरा ने इससे भी बड़े मामले संभाले हैं और वैसे भी उस महिला पुलिस अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। तुम लोग किस बात से डरते हो? एक और आवाज, हाँ, वह बंदूक निकालने वाली लड़की सुना है कि वह अब गायब हो गई है। अगर तुम बड़ा खेलने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें बड़ी मौत भी मरनी होगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, अपमानित होने के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि सारते हो। उनकी बातों से पता चलता था कि वे उसके बारे में जानते थे और इसका मतलब था कि मकड़जाल जांच दल की जानकारी लीक हो रही थी। प्रिया रात में तुरंत रिसोर्ट से नहीं निकली बल्कि सुबह 4 बजे चुपचाप अपने सुरक्षित अपार्टमेंट में लौटना चुना। यह वह समय था जब सबसे कम ध्यान जाता था। उसके हाथ में रिकॉर्डिंग की एक प्रति थी जो एक मेमोरी कार्ड में कॉपी की गई थी, एन्क्रिप्टेड, और उसके अंदर की जेब में बंद थी। उसने एक छाया की तरह जीना सीख लिया था, कोई निशान नहीं छोड़ना, तब भी जब वह नरक के बीच में चल रही हो। वापस आने के तुरंत बाद उसने श्री प्रकाश सिन्हा को फोन किया। कॉल ठीक 16 सेकंड तक चली। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वे मुझे जानते हैं, हमारी टीम में एक गद्दार है। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर श्री सिन्हा ने जवाब दिया, मुझे रिकॉर्डिंग दो, लेकिन सीधे मत मिलना। कल सुबह गांधी पार्क में पत्थर की बेंच नंबर 7 के नीचे कोई उसे ले लेगा, किसी को पीछा न करने देना। प्रिया ने जवाब दिए बिना फोन काट दिया। वह समझ गई थी कि अब अंधेरे में भी वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सुबह 7 बजे प्रिया एक ग्रे जैकेट, एक बेसबॉल कैप और एक मास्क पहनकर गांधी पार्क में निकली। वह इतनी हल्की चल रही थी जैसे उसका कोई वजन न हो, जैसे सुबह की रोशनी में घुलती हुई एक छाया। उसके हाथ में सैंडविच का एक पेपर बैग था, लेकिन उसके अंदर मेमोरी कार्ड छिपा हुआ था। बेंच नंबर 7 एक पुराने पेड़ के पास थी, एक ऐसा कोना जहां पार्क के कैमरे नहीं पहुंच सकते थे। उसने पेपर बैग को बेंच के नीचे रखा और चली गई, जैसे वह कभी वहां आई ही नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसके कदम नहीं रुके। घर पहुंचकर उसने पुराना फोन नष्ट कर दिया, सिम बदला और फिर एक नया नंबर डायल किया। इस बार एक ऐसे व्यक्ति को जिसे श्री सिन्हा नहीं जानते थे, कैप्टन रवि, जो कभी अपराध शाखा में उसके वरिष्ठ थे। फोन पर उनकी आवाज अभी भी शांत थी। प्रिया, तुम जिंदा हो, तुम 1 महीने से गायब हो, सब कह रहे थे कि तुम्हें निलंबित कर दिया गया है। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है, एक बहुत ही खतरनाक काम में। स्तर उन्होंने जल्दी से पूछा। स्तर 10, जीवन और मृत्यु का स्तर। दूसरी तरफ उन्होंने सिगरेट का एक कश लिया और फिर जवाब दिया, आज रात मुझसे मिलो। पुराने कैफे में खिड़की के पास वाली सीट पर, किसी को पीछा न करने देना। उस रात एमजी रोड पर एक पुराने कैफे में प्रिया और कैप्टन रवि आमने सामने बैठे थे। पीली रोशनी, पुराने पर्दे, हल्का संगीत जैसे उनकी बातचीत को छिपा रहा हो। प्रिया ने रिकॉर्डिंग की दूसरी प्रति अनएडिटेड संस्करण के साथ संजय वर्मा की कॉल्स की एक सूची दी, जिसमें H15 उपनाम वाले एक बात्स व्यक्ति का जिक्र था जिसकी पहचान अज्ञात थी, लेकिन फोन नंबर उच्च स्तरीय अभियोजन कार्यालय के आंतरिक नेटवर्क का था। कैप्टन रवि ने भौहें सिकोड़ी। H15 नाम मैंने 2 साल पहले उपनिदेशक त्रनवनकव के मामले में देखा था। उस मामले को दबा दिया गया था। अब मैं समझ गया हूं, हो सकता है कि जिस बलात्कार के मामले की तुम जांच कर रही हो उसके पीछे H15 ही हो, और H15 एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नोड है। तुम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रही हो, कैप्टन रवि ने धीमी आवाज में कहा। मैं जानती हूं, लेकिन अगर मैं पीछे हट गई तो कौन आगे बढ़ेगा? कैप्टन रवि ने उसे लंबे समय तक देखा और फिर अपना हाथ दस्तावेजों पर रखा। तो अब से तुम अकेली नहीं हो। 3 दिन बाद श्री प्रकाश सिन्हा ने फिर से फोन किया। उनकी आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। रिकॉर्डिंग बहुत स्पष्ट है और यह एक आंतरिक जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जैसा कि तुमने कहा, टीम में किसी ने जानकारी लीक की है। मुझे 3 लोगों पर शक है। एक पारदी में किसी ने लेकतारा पर तादी, जानचन्हा ने 2 परसाख है, सुरक्षा सलाहकार, एक विशेष अभियोजक और एक जो मंत्रालय में मेरे करीब था। प्रिया की सांस रुक गई। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन नहीं है कि तीनों में से कौन है, लेकिन तीनों के पास तुम्हारी गतिविधियों की निगरानी प्रणाली तक पहुंच है और तुम्हारे रिसोर्ट से निकलने के ठीक बाद सिस्टम में अनधिकृत रूप से लॉग इन किया गया था। प्रिया ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे उन सभी की सूची चाहिए जिन्होंने पिछले 3 महीनों में श्री सिन्हा के खाते का उपयोग किया है।
मैं तुम्हें सीधे नहीं दे सकता, लेकिन एक व्यक्ति है जो कर सकता है। कौन एक व्यक्ति जिसकी तुमने जान बचाई थी? अंकित, गृह मंत्रालय का एक आईटी विशेषज्ञ, जिसे एक बार तस्करों ने पकड़ लिया था जब वह एक हैकर के रूप में गुप्त मिशन पर था। यह प्रिया ही थी जो उनके ठिकाने में घुसी थी और उस आदमी को गोली मार दी थी जिसने अंकित के सिर पर बंदूक तान रखी थी। तब से अंकित विभाग के रडार से गायब हो गया। सबने एक हो सोचा कि वह विदेश चला गया है या विभाग छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, वह एक फ्रीलांस प्रोग्रामर के रूप में छिपा हुआ था। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली तक उसकी गुप्त पहुंच थी। प्रिया उससे एक पुराने इंटरनेट कैफे में मिली जहां कोई कैमरा नहीं था, कोई मुफ्त वाईफाई नहीं था और किसी भी स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में प्लग करने की अनुमति नहीं थी। अंकित ने उसे देखा। उसकी आंखें अभी भी वैसी ही थीं, शांत और ठंडी। तुम अभी भी जिंदा हो, उसने कहा और कंप्यूटर चालू किया। मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूं। तुम्हें क्या चाहिए? पिछले 90 दिनों में श्री सिन्हा के खाते में सभी अनधिकृत पहुंच की सूची। उसने आधे घंटे तक टाइप किया और फिर रुक गया। स्क्रीन पर एक नाम दिखाई दिया, हरीश भारद्वाज, द्वितीय श्रेणी सुरक्षा सलाहकार, कोड नेम H15। जब हरीश भारद्वाज का नाम सामने आया तो प्रिया को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। भारद्वाज कोई अजनबी नाम नहीं था। वह मंत्रालय स्तर पर कई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के लिए एक रणनीतिक सलाहकार रह चुका था। बाहर से प्रतिष्ठित, तेज, बुद्धि, शांत वाणी, यहां तक कि प्रिया उससे एक बार ऑपरेशन 819 के समापन समारोह में मिली थी जब उसे सम्मानित किया जा रहा था और उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया था। अब उसे पता चला कि उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उस शाम थे लाधा, बुद्धि, शांत वाणी। प्रिया और कैप्टन रवि ने जिला 3 के एक पुराने कमरे में गुप्त रूप से मुलाकात की, एक ऐसी जगह जो पिछले साल की आंतरिक जांच के बाद से खाली पड़ी थी। अब रवि गुप्त रूप से इसकी देखरेख कर रहा था। मेज पर हरीश भारद्वाज से संबंधित पूरी फाइल थी, मंत्रालय प्रणाली से स्कैन की गई प्रतियां, असामान्य लेन देन, कुछ रिकॉर्डिंग, जिसमें एक में भारद्वाज उस फेटफुल सुनवाई से कुछ दिन पहले विक्रम राठौर नामक व्यक्ति को फोन कर रहा था। प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। आप क्या देखते हैं? उसने पूछा। कैप्टन रवि ने एक सिगरेट जलाई। उसकी आंखें स्क्रीन से नहीं हटीं। भारद्वाज मास्टरमाइंड है। वह सिर्फ एक या दो मामलों में हेरफेर नहीं कर रहा है, वह समस्याओं को सुलझाने, रास्ता साफ करने, सबूत मिटाने वाला व्यक्ति है। जिन न्यायाधीशों, अभियोजकों का तुमने उल्लेख किया है वे सिर्फ मोहरे हैं। उसे गिराने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए, वरना वह सब कुछ पलट देगा, हमें अपराधी बना देगा। तो हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, प्रिया ने धीरे से कहा। रवि ने सिर हिलाया। और तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हो सकता है इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता ना हो। योजना उसी रात बनाई गई। हरीश भारद्वाज की एक आदत थी, एकमात्र चीज जो उसने उच्च पद पर काम करते हुए भी नहीं बदली थी, वह यह थी कि वह संवेदनशील जानकारी को अपनी निजी हार्ड ड्राइव से व्यक्तिगत रूप से संभालता था, क्लाउड सिस्टम पर संग्रहित नहीं करता था। हर महीने के आखिरी शुक्रवार की रात को वह पैदल यात्री सड़क के पास एक शांत इमारत की 9वीं मंजिल पर अपने निजी कार्यालय में जाता था, अपनी खुद की AS256 एन्क्रिप्टेड ड्राइव लेकर। लक्ष्य था 9 मिनट के भीतर ड्राइव को बदलना। जब वह व्यक्तिगत कारणों से कमरे से बाहर निकलता था, आमतौर पर 9वीं मंजिल की बालकनी पर धूम्रपान करने के लिए, इसे अंजाम देने वाली थी प्रिया। शुक्रवार की रात उसने एक तंग काला सूट पहना, इंफ्रारेड रोधी चश्मे और नैनोफाइबर लेपित दस्ताने पहने जो कोई निशान नहीं छोड़ते थे। वह तकनीकी कर्मचारियों के लिए बने रास्ते से इमारत में दाखिल हुई, जहां कैप्टन रवि ने सिस्टम में अस्थायी पहुंच बना ली थी। सब कुछ घड़ी की सुई की तरह हुआ। ठीक 20:27 पर दालान का कैमरा अस्थायी रूप से रखरखाव मोड में चला गया। उसी समय 9वीं मंजिल के लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। प्रिया अंदर घुसी। उसके पास ठीक 2-9 मिनट थे। जिस कमरे में भारद्वाज काम करता था वह फिंगरप्रिंट लॉक और आवाज पहचान प्रणाली द्वारा संरक्षित था, लेकिन आईटी विशेषज्ञ अंकित ने उसे एक आवाज सिमुलेटर प्रदान किया था जो उसने पहले एक फोन रिकॉर्डिंग में लीक किया था। बची हुई समस्या फिंगरप्रिंट थी, जो उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सिलिकॉन मोल्ड था जो उसके फिंगरप्रिंट से बनाया गया था, जो व्हिस्की के गिलास पर था। उसने हाल ही में एक पार्टी में पिया था जिसे एक छिपे हुए वेटर ने प्रदान किया था। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन मौका केवल एक बार आता था। दरवाजा क्लिक करके खुल गया। कमरा डरावना रूप से ठंडा और साफ सुथरा था।
बीच में एक डेस्क थी बाईं ओर, एक डिजिटल तिजोरी दाईं ओर, एक लैपटॉप जो एक बाहरी ड्राइव से जुड़ा था, छोटा चांदी का, बिना किसी ब्रांड के। वह बैठी नहीं, उसने बस हार्ड ड्राइव निकाली, नकली ड्राइव लगाई और मुड़कर चली गई। उसने इस क्रिया का दर्जनों बार अभ्यास किया था। सब कुछ ठीक 4 मिनट में हो गया, लेकिन जब वह लिफ्ट की ओर लौटी तो एक लाल बत्ती जली। वह रुक गई। पूरा सिस्टम अचानक बंद हो गया था। उसने अपनी बंदूक निकाली। दालान के अंत जा में कदमों की आहट सुनाई दी और फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तुम क्या खेल खेल रही हो लेफ्टिनेंट? यह हरीश भारद्वाज था। वह धूम्रपान नहीं कर रहा था, वह उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुड़कर बंदूक तानी, लेकिन वह दूर था। उसके हाथ में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, सुरक्षा प्रणाली का रिमोट कंट्रोल। बंदूक नीचे रखो। अगर तुम मुझ पर गोली चलाओगी तो पूरी इमारत स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी और 30 सेकंड के भीतर विशेष बल आ जाएंगे। तुम बच नहीं पाओगी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। भारद्वाज हंसा, एक लोमड़ी की तरह जो जीत का आदी हो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। मैं राठौर मामले के बाद से तुम पर नजर रख रहा हूं। तुम बहुत प्रमुख हो, बहुत जिद्दी हो, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत लापरवाह भी हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, अभी भी दूरी बनाए हुए। तुम कुछ सस्ते रिकॉर्डिंग के साथ पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि न्याय सिर्फ साहस से मिलने वाली चीज है? उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैं जानती हूं कि एक बार जब रोशनी पड़ेगी तो तुम्हारे जैसे चूहों के लिए छिपने की कोई जगह नहीं होगी। जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, प्रिया ने अचानक एक छोटा धुआं बम फर्श पर फेंका जो उसने अपनी आस्तीन में छिपा रखा था। कमरा धुएं से भर गया। अलार्म बजने लगा। 12 सेकंड के हंगामे में वह सीढ़ियों से 2 मंजिल नीचे कूदी और एक सहायक निकास द्वार से गायब हो गई। एक रास्ता जिसे कैप्टन रवि ने पहले ही खोल दिया था। जब विशेष बल पहुंचे तो 9वीं मंजिल के पूरे दालान में केवल एक व्यक्ति था। हरीश भारद्वाज धुएं के बीच खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और प्रिया असली हार्ड ड्राइव के साथ गायब हो चुकी थी। प्रिया एक डिलीवरी ट्रक के पिछले हिस्से में छिपी हुई थी, जिसमें मशीन के डार तेल की गंध आ रही थी। गर्म और घुटन भरा था, लेकिन वह लगभग 2 घंटे तक चुपचाप सहती रही, जब तक कि ट्रक शहर के बाहरी इलाके में एक गोदाम में नहीं रुका जो कैप्टन रवि का अस्थायी ठिकाना था। वह बाहर निकली, पसीने से तर, होंठ सूखे, लेकिन हाथ अभी भी उस छोटे चांदी के डिब्बे को कसकर पकड़े हुए थे। हरीश भारद्वाज की गुप्त हार्ड ड्राइव मिली क्या? रवि अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। प्रिया ने उसे हार्ड ड्राइव दी। उसकी आंखें अभी भी नियन रोशनी के साथ समायोजित नहीं हो पाई थीं। यह ब्लैक बॉक्स है। इसके अंदर उन मामलों की सूची है जिन्हें उसने साफ किया है, कॉल्स की रिकॉर्डिंग और शायद राठौर के साथ उसकी बातचीत का हिस्सा भी। लेकिन वह एक पल रुकी। वह मुझे जानता है और मुझे यकीन है कि वह चुप नहीं बैठेगा। रवि ने अपना जबड़ा भींचा, धीरे से सिरपात जबहत कर हिलाया। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसी रात गुप्त सुरक्षा विशेषज्ञ अंकित को गोदाम में बुलाया गया। वह अपने साथ एक आधुनिक S256 डिक्रिप्शन मशीन लेकर आया था। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उपकरण जोड़े, हार्ड ड्राइव लगाई और डिक्रिप्ट करना शुरू कर दिया। कम से कम 8 घंटे और मशीन को स्थिर तापमान में रखना होगा। एक बिजली का झटका सब कुछ उड़ा सकता है। प्रिया रवि और अंकित के साथ पूरी रात जागी रही। उन्होंने अपनी आंखें नहीं झपकाईं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर किसी को इस हार्ड ड्राइव के वर्तमान स्थान का पता चल गया तो सब कुछ एक रात में उड़ सकता है। सुबह 4:15 बजे अंकित सीधा बैठ गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं। हो गया। स्क्रीन पर दर्जनों फाइलें थीं जिनके नाम, केस कोड, राज्य, समय और प्रभारी व्यक्ति के नाम पर रखे गए थे। कुछ जाने पहचाने नाम सामने आए। विक्रम राठौर, उप निदेशक त्रन वनकव, मुख्य न्यायाधीश राजेश मेहरा और विशेष रूप से डेल्टा 1915 कोड वाली एक फाइल। यह वही है, प्रिया ने कहा। उसकी मुट्ठी भींच गई थी। उन्होंने फाइल खोली। यह सुनवाई से 4 दिन पहले हरीश भारद्वाज और विक्रम राठौर के बीच की रिकॉर्डिंग थी। हरीश भारद्वाज, चिंता मत करो, तुम्हारा मामला हो गया है, पैसा है, लोग हैं। वह महिला पुलिस अधिकारी प्रिया शर्मा कुछ नहीं कर सकती। फैसला सिर्फ एक औपचारिकता है। तुम बाहर आओगे और साफ हो जाओगे। विक्रम राठौर, बहुत अच्छा संस्थान में अपने बड़े भाई को मेरा धन्यवाद कहना। तुम अपना काम बखूबी करते हो, हपंद्र। हरीश भारद्वाज धीरे से हंसा। न्याय तो बस एक वस्तु है, कीमत पता हो तो खरीदा जा सकता है,
सन्नाटा छा गया। मशीन के पंखे की आवाज एक चाकू की तरह भारीपन को काट रही थी। प्रिया ने रवि की ओर देखा। इसके साथ हम उसे गिरा सकते हैं, रवि ने धीमी आवाज में कहा। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके पीछे के लोगों को भी, लेकिन इसे सही समय पर जारी करना होगा। अगर हम जल्दबाजी में इसे सार्वजनिक कर देंगे तो वे एक दूसरे का मुंह बंद कर देंगे। प्रिया ने सिर हिलाया। हमें इसे और ऊपर ले जाना होगा। अगली सुबह श्री प्रकाश सिन्हा को एक लिफाफा मिला जिसमें एक यूएसबी थी। कोई निशान नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई पहचान नहीं। उन्होंने उसे खोला और जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्होंने 15 मिनट तक कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की हॉटलाइन पर फोन किया। मुझे सीधे आंतरिक मामलों के प्रभारी व्यक्ति से मिलना है। उस शाम हरीश भारद्वाज की तत्काल गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। कारण सत्ता का दुरुपयोग, न्याय प्रणाली में हेरफेर, रिश्वत लेना और विशेष रूप से गंभीर अपराधों में सहायता करना। खबर तुरंत फैल गई। वरिष्ठ सलाहकार हरीश भारद्वाज की गिरफ्तारी का रहस्य सबूत किसने प्रदान किए, चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग सामने आई। न्याय एक वस्तु है। अदालत में बंदूक निकालने वाली लेफ्टिनेंट अचानक बरी हो गई। इंटरनेट पर लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे। प्रिया शर्मा का नाम फिर से सामने आया। अब एक प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाली के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सच्चाई को वापस पाने के लिए जीवन और मृत्यु की सीमा को पार करने की हिम्मत की। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। गिरफ्तारी की रात अंकित के घर के सामने खड़े एक छोटे ट्रक में विस्फोट हो गया। सौभाग्य से वह अंदर नहीं था, लेकिन यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। प्रिया के फोन पर एक संदेश आया। कोई नंबर नहीं, कोई स्रोत नहीं। मकड़जाल ने सिर्फ एक पैर खोया है, 8 अभी भी बाकी हैं। प्रिया ने शब्दों को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कैप्टन रवि की ओर देखा। हमने पर्दा उठा दिया है, लेकिन पीछे एक पूरा साम्राज्य है। रवि ने धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, तो अब सांप के सिर पर वार करने का समय आ गया है। हरीश भारद्वाज की गिरफ्तारी ने एक भूकंप पैदा कर दिया, लेकिन जैसा कि प्रिया और रवि ने अनुमान लगाया था, यह केवल सतह थी। मकड़जाल का एक पैर कट गया था, लेकिन पूरा शरीर अभी भी जमीन में गहरा था, काम कर रहा था, बदला ले रहा था और गुस्से में था। भारद्वाज की गिरफ्तारी के 24 घंटे से भी कम समय में भारद्वाज से सीधे जुड़े 2 वरिष्ठ अभियोजकों ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए एक साथ इस्तीफा दे दिया। एक दिन बाद जिस बच्चे के बलात्कार के मामले की प्रिया जांच कर रही थी, जिसे फिर से खोला गया था, कानूनी आधार की कमी के कारण अचानक बंद कर दिया गया। दुष्ट अपराधी आधिकारिक तौर पर बरी हो गया। वह गुस्से से कांप उठी। सब कुछ दोहराया जा रहा था। वे जवाबी हमला कर रहे हैं, कैप्टन रवि ने कहा। उसकी आंखें गहरी थीं। वे जानते हैं कि हरीश भारद्वाज लंबे दो है, समय तक चुप नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें पहले रास्ता साफ करना होगा। तो हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा, प्रिया ने कहा। वह जानती थी कि अब न केवल जवाबी हमला करने का, बल्कि पहले से हमला करने का समय आ गया है। हार्ड ड्राइव के दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण विवरण था जिसे उन्होंने पहले ठीक से नहीं खोजा था। एक चार्ट जो स्थानीय स्तर से केंद्र तक केस फिक्सिंग श्रृंखला का वर्णन करता था। हर बड़े मामले को गायब होने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता था। फोरेंसिक दरवाजा, अभियोजन दरवाजा और मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा। हर दरवाजे पर फाइल को बदलने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार था। उसने इसे मकड़जाल की 3 रीढ़ की हड्डी कहा। उसने और रवि ने एक ही समय में तीनों रीढ़ की हड्डियों पर हमला करने की योजना बनाई ताकि पूरे नेटवर्क को अस्थायी रूप से पंगु बनाया जा सके। लेकिन इसका मतलब था कि एक ही रात में 3 छापे मारने होंगे एक साथ और पूरी तरह से गुप्त। उन्होंने समय चुना सुबह 2:33 बजे, सुरक्षा टीमों की शिफ्ट बदलने का समय। लक्ष्य एक जिला 5 का फोरेंसिक कार्यालय। अंकित ने एक बिजली मिस्त्री का वेश धारण किया और तकनीकी मंजिल से प्रवेश किया। प्रिया भंडारण कक्ष में घुस गई। यहां उसे एक फाइल कैबिनेट मिला जिस पर अत्यंत गोपनीय ए का निशान था। उसके अंदर संशोधित चिकित्सा रिपोर्टें थीं। कुछ मामलों में तो कोई परीक्षण भी नहीं हुआ था, केवल बरी होने को वैध बनाने के लिए चोटों की धारणा पर आधारित था। वह 3 नमूने ले गई, जिसमें उस लड़की के मामले की फाइल भी शामिल थी जिसकी उसने पहले जांच की थी। लक्ष्य 2 दक्षिणी क्षेत्र का अभियोजन कार्यालय। कैप्टन रवि ने नेतृत्व किया। उन्होंने 4थी मंजिल का दरवाजा खोलने के लिए नकली फिंगरप्रिंट और छद्म स्कैन कोड का उपयोग किया, जहां आंतरिक नेटवर्क भंडारण प्रणाली स्थित थी। 17 मिनट के भीतर उन्होंने एक विशेष फोल्डर DG2 की पूरी सामग्री की प्रतिलिपि बना ली, जिसमें मामले को संभालने के निर्देशों के बारे में
कई नोट फाइलें थीं, लेकिन किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, कोई मुहर नहीं थी। प्रत्येक दस्तावेज एक ही वाक्य से शुरू होता था, कड़ी सजा न दें, सुनिश्चित करें कि आरोपी को हिरासत में न लिया जाए। लक्ष्य 3 मुख्य न्यायाधीश ट्रन मिन्हा का निजी घर। यह सबसे खतरनाक जगह थी। प्रिया और अंकित ने सीधे पिछले पे खाप करनाक में ला धारा है धी भौर करना है धा की काता है धा का दरवाजे से प्रवेश किया, जिसे श्रीहा ने प्रेस से बचने के लिए बनवाया था। उन्होंने ज्यादा देर तक तलाशी नहीं ली। मुख्य लक्ष्य उनके डेस्क पर लगा आंतरिक कैमरा था। अंकित ने केवल 2 मिनट में डेटा चोरी करने वाले उपकरण को संशोधित किया। निकाले गए फुटेज में एक वीडियो था जिसमें श्रीहा एक परिचित आवाज के साथ फोन पर बात कर रहे थे। हरीश भारद्वाज, ट्रन मिन्हा हो गया, फोरेंसिक में मेरे आदमी हैं, लेकिन वह लड़की प्रिया उस ढेर को फिर से खोद रही है। मैंने कहा था उसे एक गलती करने दो और वह मर जाएगी। भारद्वाज का मरना अच्छा है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन उसे साफ सुथरे तरीके से मरना होगा। 3 छापे, 3 अकाट्य सबूत। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि दशकों से गहरी जड़ें जमा चुकी एक गुप्त शक्ति के साथ पूर्ण युद्ध की घोषणा। अगली सुबह प्रिया एक सुरक्षित स्थान पर श्री प्रकाश सिन्हा से मिली। उन्होंने फाइल को देखा, उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुम जानती हो, अगर मैं यह सब सार्वजनिक कर दूंगा तो न केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी, बल्कि पूरा सिस्टम हिल जाएगा। क्या आप डरते हैं? प्रिया ने पूछा। श्री सिन्हा ने आह भरी। क्या तुम किसी पर भरोसा करती हो? उसने धीरे से कहा, मैं केवल सच्चाई पर भरोसा करती हूं। फिर उसने उसकी ओर एक यूएसबी बढ़ाई। लेकिन अगर आप सच्चाई से डरते हैं तो मैं इसे खुद सार्वजनिक कर दूंगी। उन्होंने उसे लंबे समय तक देखा और अंत में सिर हिलाया। तो चलो शुरू करते हैं। 700 से अधिक दस्तावेज, फाइलें, रिकॉर्डिंग और आंतरिक वीडियो श्री प्रकाश सिन्हा द्वारा एक विशेष रिपोर्ट में पैक किए गए थे, जिस 7 है पर अत्यंत गोपनीय प्राथमिकता स्तर 1 का निशान था और सीधे केंद्रीय जांच आयोग और केंद्रीय आंतरिक मामलों के आयोग को भेजा गया था। एक प्रतिलिपि मुख्य जांच महानिदेशक को दी गई और एक प्रतिलिपि देश के 7 सबसे बड़े मीडिया संगठनों को गुमनाम रूप से भेजी गई। 24 घंटे से भी कम समय में जिन नामों को कभी अछूत माना जाता था, उन्हें तलब कर लिया गया। शाम 7 बजे के समाचार बुलेटिन में लगातार खबरें प्रसारित की गईं। मुख्य न्यायाधीश ट्रन मिन्हा के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग और अपराध में सहायता के आरोप में मामला दर्ज। बच्चे के बलात्कार के मामले में हेरफेर के संबंध में दक्षिणी क्षेत्र के उप निदेशक को हिरासत में लिया गया। मकड़जाल नामक न्यायपालिका में हेरफेर करने वाले रैकेट की जांच का विस्तार। पूरा देश सदमे में था। अंधेरे में प्रिया लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठी थी। रोशनी उसके दृढ़ चेहरे पर पड़ रही मां खात रेंगे देश रही थी। वह मुस्कुराई नहीं, बस धीरे से सांस ली, जैसे उसने अपनी छाती से एक बड़ा पत्थर हटा दिया हो। लेकिन उसी रात जिस बात का उसे हमेशा डर था, वह आखिरकार हो गया। लगभग 2 बजे जिस अस्थायी आवास में वह छिपी हुई थी, वहां बिजली चली गई। अंकित कुर्सी पर सो रहा था जब उसे पेट्रोल के साथ मिश्रित बारूद की गंध आई। उसी समय एक पेट्रोल बम सीधे कमरे की खिड़की पर फेंका गया। आग तेजी से भड़क उठी। प्रिया उछलकर उठी, अंकित को खींचकर दालान में ले गई। लेकिन दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियों से 3 काली छायाएं दौड़ीं। एक के हाथ में चाकू था, एक के हाथ में लोहे की रॉड और एक ने एक जैकेट पहनी हुई थी जिस पर एक जाना पहचाना नारा था। निर्देश संख्या 5, पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करें। वे गैंगस्टर नहीं थे, वे विभाग के लोग थे। प्रिया ने दरवाजा पीछे की ओर धकेला, अंकित को बाथरूम में खींच लिया। उसने तकिए के नीचे छिपी अपनी ग्लॉक 26 निकाली। गोली पहले से ही लोड थी। 1 सेकंड बाद उसने दरवाजा खोला। चाकू वाले आदमी के पैर में एक गोली मारी। बाकी 2 लोग घबराहट में पीछे हट गए। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। वे भाग गए। अंकित कांपता हुआ फर्श पर बैठ गया। उन्हें पता चल गया है कि हम कहां हैं, प्रिया ने हांफते हुए कहा। उसकी पीठ पर पसीना आ गया था। वे अब नहीं रुकेंगे। कुछ दिनों बाद कैप्टन रवि प्रिया को एक सुरक्षित स्थान पर ले गए, एक पुराने लकड़ी के घर में जो रबर के जंगल के बीच में था, जो कभी युद्ध के दौरान एक कमांड पोस्ट था। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता था, सिवाय उन लोगों के जो कभी विशेष अधिकारी थे। यहां रवि ने प्रिया के सामने एक फाइल रखी जिसे उसने 10 साल से रखा था। जिस चीज पर तुमने अभी हमला किया है वह सिर्फ एक रैकेट नहीं है, यह केस पुनर्लेखन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। 2008 से एक गुप्त प्रणाली चलाई जा रही है ताकि उन मामलों को बदला जा सके जिनसे राजनीतिक अस्थिरता का खतरा हो, उन्होंने कहा।
प्रिया ने हर पंक्ति पढ़ी, नाम धीरे धीरे सामने आने लगे। मंत्री, राज्य पुलिस के निदेशक, उच्च स्तरीय लोक अभियोजन कार्यालय और शीर्ष पर एक व्यक्ति जिसका केवल एक उपनाम था, कानून का रक्षक। कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता था, कोई तस्वीर नहीं, कोई आईडी नंबर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। यह व्यक्ति केवल विशेष स्तर के दस्तावेजों में प्रकट होता था, जिसके पास अपराध मिटाने, फैसले बदलने या यदि राष्ट्रीय स्थिरता के हित में हो तो मामले बनाने की शक्ति थी। यह व्यक्ति अभी भी जीवित है और तुमने अनजाने में उसके नेटवर्क में आग लगा दी है। रवि ने कहा। तो अगला लक्ष्य क्या है? रवि ने हर शब्द पर जोर दिया। कानून के रक्षक का पता लगाओ, उसे गिराओ और पूरा नेटवर्क ढह जाएगा। उन्होंने एक ऐसे नाम से पता लगाना शुरू किया जो 2012 में एक बदले हुए मामले के लिए सचिव के रूप में काम करता था और फिर अचानक विभाग से गायब हो गया। महेश जोशी। रिकॉर्ड के अनुसार वह सीधे कानून के रक्षक के अधीन काम करता था, लेकिन अपनी पत्नी की एक असामान्य दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसने अचानक नौकरी छोड़ दी और उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। अंकित ने पुराने सब्सक्राइबर सिग्नल का पता लगाया, 6 वीपीएन परतों को तोड़ा और अंत में एक सुराग मिला। महेश जोशी लमडोंग के पहाड़ी इलाके में एक लकड़ी के घर में रह रहा था, बिना कागजात, बिना इंटरनेट, बिना फोन के। प्रिया और रवि निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस एक कागज का टुकड़ा छोड़ा जिस पर लिखा था, अगर आप चाहते हैं कि न्याय सही रास्ते पर लौटे तो हमें 15 मिनट दें। 3 घंटे बाद लकड़ी का दरवाजा खुला। 60 के दशक का एक आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, बाहर निकला। मैं तुम जैसे लोगों का 10 साल से इंतजार कर रहा था, उसने कहा। महेश जोशी ने बताया कि कानून का रक्षक गृह मंत्रालय द्वारा एक व्यक्ति को दिया गया एक गुप्त उपनाम था जिसके पास राजनीति, सेना और राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों से संबंधित बड़े मामलों को मंजूरी देने, रद्द करने या बदलने का सर्वोच्च अधिकार था। सारी जानकारी हाथ से पेरिदावाला, कोई पूरी तस्वीर नहीं जानता था और अंतिम रहस्य रखने वाला केवल एक ही था। उसका असली नाम गजेंद्र सिंह है, जो पहले विशेष सुरक्षा परिषद का उपाध्यक्ष था, अब सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन अभी भी अंधेरे से नेटवर्क चला रहा है। उसे पकड़ने के लिए तुम्हें न केवल सबूत चाहिए, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गिरफ्तारी वारंट पर हस्ताक्षर करने की हिम्मत करे, जोशी ने कहा। प्रिया उस रात सोई नहीं। वह जानती थी कि वह सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर रही है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह अब रुक गई तो पहले की हर चीज व्यर्थ हो जाएगी। और अगर अदालत में एक बार चली गोली केवल विरोध के लिए थी, तो इस बार यह एक अपराध के साम्राज्य को खत्म करने वाली गोली होगी। प्रिया पूरी रात लकड़ी की मेज पर स्थिर बैठी रही। खिड़की के बाहर चांद लटका हुआ था, धुंधली रोशनी लाल पिनों से भरे नक्शे पर पड़ रही थी। हर पिन एक स्थान था, एक नाम, मकरजाल नेटवर्क का एक निशान। गजेंद्र सिंह, एक ऐसा नाम जो कभी किसी अखबार में नहीं आया था, जिसे कभी छुआ नहीं गया था, यहां तक कि इशारों में भी नहीं। वह सत्ता का एक भूत था। हर बड़े समझौते के पीछे हर आरोप केवल मध्य स्तर तक पहुंचता था, जबकि वह हमेशा सही समय पर गायब हो जाता था, बिल्कुल साफ। उसे प्रकाश में लाने के लिए श्री महेश जोशी ने गहरी सोच में कहा, केवल एक ही रास्ता है। प्रिया ने ऊपर देखा, उसकी आंखें रात में 2 हसमाछारी पतली ब्लेड की तरह चमक उठीं। उसे एक नया मामला तय करने का आदेश देते हुए रंगे हाथों पकड़ना। 2 हफ्तों के भीतर प्रिया, रवि, अंकित और जोशी ने एक जाल बिछाया। शुरू से अंत तक एक नकली मामला बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा मामला बनाया जो वास्तविक लगता था, एक हत्या का मामला जिसमें एक रियल एस्टेट टाइकून शामिल था जो एक विवादास्पद भूमिगत औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर रहा था। संदिग्ध एक नाटक अभिनेता था जिसे सुरक्षा प्रशिक्षण मिला था, जिसका नाम विजय था। वह एक दोषी उत्तराधिकारी की भूमिका निभा रहा था जिसके पास पैसा और शक्ति थी। प्रिया ने जानबूझकर एक लीक स्रोत के माध्यम से विभाग के भीतर खबर फैलाई। उसने कहा कि मामला राज्य स्तर पर स्थानांतरित किया जाएगा, जहां हरीश भारद्वाज का एक पुराना परिचित अभी भी उप निदेशक के पद पर था। जाल बिछाया गया था। 3 दिन बाद विजय को आधी रात को एक अजीब फोन आया, एक गुमनाम आवाज, बहुत शांत और स्थिर। हमने सुना है कि तुम मुसीबत में हो, हमारे लोग तुमसे संपर्क करेंगे, बस निर्देशों का पालन करो। फाइल 72 घंटों के भीतर गायब हो जाएगी। विजय ने चिंतित होने का नाटक करते हुए पूछा, और कौन जानता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा काम कल शाम 5 बजे से पहले पैसे ट्रांसफर करना है, बदले में मामला चुपचाप खत्म हो जाएगा। प्रिया ने रिकॉर्डिंग फिर से सुनी। उसकी सांस रुक गई। वह आवाज गजेंद्र सिंह की थी। वह सामने आ गया था, उनके द्वारा बनाए गए मामले में हेरफेर करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब था कि वह दशकों के हेरफेर के पीछे का आदमी अभी भी अंधेरे से सिस्टम चला रहा था। प्रिया ने अंकित की ओर देखा। क्या तुम उस नंबर का पता लगा सकते हो? अंकित ने सिर हिलाया। पता लगा लिया है। सिग्नल 22 में पुराने जनरल डिपार्टमेंट 2 के बैरक के अंदर एक अलग घर से आ रहा है। कोई उस जगह को छूने की हिम्मत नहीं करता। अब कोई हिम्मत करेगा, उसने कहा। घुसपैठ की योजना 4 लोगों की एक टीम द्वारा बनाई गई थी। प्रिया, कैप्टन रवि, अंकित और विजय। वे छिपे हुए माइक्रोफोन और कैमरे और एक जीपीएस ट्रैकर लेकर आए थे, जो नकली पैसे के लिफाफे में लगाया गया था, जिसे विजय रिश्वत देने के लिए ले जाएगा। गजेंद्र सिंह एक निजी रिसोर्ट में सीधे मिलने के लिए सहमत हो गया था। वास्तव में यह इनकी ट्रैकिंग दल में 2 गजेंद्र सिंह एक निजी रिसोर्ट में सीधे मिलने के लिए। एक विला था जो ऊंची दीवारों, सादे कपड़ों में गार्ड और एक आंतरिक कैमरा प्रणाली से घिरा हुआ था, जो इंटरनेट से जुड़ा नहीं था। मिलने का दिन मंगलवार रात 9 बजे तय किया गया था। प्रिया ने एक सचिव का वेश धारण किया और संदिग्ध विजय के साथ गई। एक काला ब्रीफकेस लेकर, जिसमें जीपीएस ट्रैकर और माइक्रोफोन था। रवि और अंकित विला से 700 मीटर दूर एक कार में बैठे थे, एक एम्पलीफायर के माध्यम से ध्वनि तरंगों को पकड़ रहे थे। जब वह विला के लिविंग रूम में दाखिल हुई तो प्रिया ने उसे पहली बीला के लिविंग रूम में दाखिल हुई दैसे दू चले जूर में दद्दोर में दाखिल हुई जैसे एक एम्पलीफायर के माध्यम से ध्वनि तरंगों को पकड़ रहे थे। बार देखा। गजेंद्र सिंह, सफेद बाल, गहरी और ग्रेनाइट जैसी ठंडी आंखें, कोई डरावना रूप नहीं, एक हेरफेर करने वाले जैसा। वह एक दयालु दादाजी जैसा दिखता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ती, सामने वाला व्यक्ति घुटन महसूस करता था। तुम उसकी सचिव हो? उसने प्रिया को देखते हुए पूछा। जी, मैं प्रिया हूं, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। बहुत सुंदर नाम, एक जाना पहचाना नाम भी है जो मैंने पहले सुना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर एक चाकू की तरह थी। प्रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। विजय ने ब्रीफकेस मेज पर रखा। श्री सिंह ने उसे नहीं खोला, बस सिर हिलाया। सब कुछ चुपचाप संभाल लिया जाएगा, लेकिन अगली बार पुलिस को इतने स्पष्ट सबूत मत देना। इस बार मुझे 3 जगहों पर पैरवी करनी पड़ी। हम आपके आभारी हैं। विजय ने सिर झुकाया। आभारी होना काफी नहीं है, वफादारी चाहिए, उसने जोर देकर कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर से एक छोटा भारी चाहिए विस्फोट सुनाई दिया। यह एक संकेत था कि रवि और अंकित को पर्याप्त ऑडियो, वीडियो, जीपीएस स्थान और आवाज पहचान कोड मिल गया था। विला से निकलते समय प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानती थी कि खेल खत्म हो गया है। अगली सुबह सभी दस्तावेज और सबूत सीधे राष्ट्रपति को सौंप दिए गए। एकमात्र व्यक्ति जो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने और गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार रखता था, जो कभी विशेष सुरक्षा परिषद का उपाध्यक्ष था। 2 दिन बाद सुबह 5:03 बजे 22 में विला को सील कर दिया गया। गजेंद्र सिंह को चुपचाप ले जाया गया, बिना हथकड़ी, बिना प्रेस, बिना किसी स्पष्टीकरण के। लेकिन विभाग में हर कोई समझ गया था कि उसका युग समाप्त हो गया है। जिस छोटे से कमरे में प्रिया रहती थी, वहां उसने सुबह का अखबार देखा। पहले पन्ने पर एक बड़ी सुर्खी थी, पूर्व विशेष सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष गिरफ्तार, न्यायपालिका में अभूतपूर्व भूकंप। पृष्ठ के कोने में एक छोटी पंक्ति थी, लेफ्टिनेंट प्रिया शर्मा, अदालत में बंदूक निकालने वाली से लेकर भ्रष्टाचार विरोधी प्रतीक तक। उसने अखबार नीचे रख दिया, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी शांत नहीं हो सकता था, क्योंकि वह जानती थी कि अभी भी अदालतें थीं जो धुंधली थीं, बच्चे थे जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया था, और न्याय की गोलियां थीं जिन्हें अभी तक नहीं चलाया गया था। गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद न्यायपालिका में माहौल ऐसा था जैसे कोई गुप्त तूफान अभी गुजरा हो। कई आंतरिक जांचें शुरू की गईं। वर्षों से जमे हुए पद हिलने लगे। 20 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जिनमें वे भी शामिल थे जिन्हें कभी विभाग के दिग्गज माना जाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि प्रिया शर्मा को सम्मानित नहीं किया गया। कोई पदक नहीं, कोई सम्मान समारोह नहीं, कोई विशेष उपलब्धि के लिए स्वर्ण पट्टिका नहीं।
वह चुपचाप अपने पुराने ऑपरेशनल रूम में लौट आई, जहां केवल कुछ भरोसेमंद सहकर्मी बचे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई जानता था कि उसने जो किया था वह एक ऐसी सीमा को छू गया था जिससे विभाग के जानता था जो ने जे है दो पाती का अधिकांश लोग बचते थे। एक सुबह रवि प्रिया से उसके छोटे से फाइलों से भरे कमरे में मिलने आया। उसने मेज पर एक लाल मुहरबंद लिफाफा रखा। तबादले का आदेश। प्रिया हैरान नहीं हुई। मुझे कहां भेजा जा रहा है? भेजा नहीं जा रहा, भेजा जा रहा है। मंत्रालय तुम्हें एक स्वतंत्र इकाई में नियुक्त करेगा जो प्रणालीगत कदाचार के मामलों को संभालेगी। कोई अधीनस्थ नहीं, कोई वरिष्ठ नहीं। तुम सीधे केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करोगी। उसने लिफाफे को देखा और फिर पूछा, मैं ही क्यों रविष्ठ नहीं? चुपचाप मुस्कुराया, क्योंकि वे डरते हैं कि तुम किसी और अदालत में रहोगी। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले महीने वह हो ची मिन्ह शहर छोड़कर उत्तरी पहाड़ी प्रांत में चली गई, जहां पहले कभी किसी महिला पुलिस अधिकारी ने उच्च स्तरीय जांच का जिम्मा नहीं संभाला था। उसकी नई इकाई का नाम एक मजाक जैसा लगता था, कार्य दल संख्या 0। कोई मुख्यालय नहीं, कोई नेमप्लेट नहीं, बस एक छोटा सा घर जो चाय के बागान के पीछे छिपा हुआ था, जिसे एक बूढ़े व्यक्ति ने दान किया था, जो कभी साइगोन का एक विशेष बल का सिपाही था। लेकिन वहां उसे स्वतंत्रता थी और एक लकड़ी की मेज, एक फाइल रैक और एक बंदूक थी जो हमेशा भरी रहती थी। हर महीने प्रिया को केंद्र से भेजी गई एक फाइल मिलती थी। प्रत्येक फाइल एक ऐसा मामला था जो बंद हो चुका था, लेकिन अंदर अभी भी छिपे हुए अस्पष्ट अन्याय के निशान थे। एक भ्रष्टाचार का मामला जिसे दीवानी में बदलने के लिए मजबूर किया गया था। एक बलात्कार का फैसला जिसमें कोई गवाह नहीं था और आरोपी एक अधिकारी का बेटा था। एक नशीली दवाओं का मामला जिसे सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया था। प्रिया चुपचाप हर फाइल को फिर से खोलती, हर सुराग का पीछा करती, और हर बार जब उसे पीछे के हेरफेर करने वाले का पता चलता तो उस जगह पर कोई पद छोड़ देता, कोई गिरफ्तार हो जाता और कभी कभी कोई आत्महत्या कर लेता। एक पतझड़ की शाम उसे एक हाथ से लिखा पत्र मिला। कोई नाम नहीं, बस एक पंक्ति, किसी को वास्तव में न्याय की आवश्यकता तब तक नहीं होती जब तक कि वह उनसे छीन नहीं बत मां से एक साथ है लिया जाए। धन्यवाद कि तुम भागी नहीं। साथ में उस दिन की अदालत की एक पुरानी तस्वीर थी जब उसने बंदूक निकाली थी। तस्वीर में वह अदालत के बीच में खड़ी थी, उसकी आंखें जैसे जल रही थीं। चारों ओर चुप गवाह थे, डरा हुआ आरोपी और वे सहकर्मी जो उसका हाथ पकड़ रहे थे। एक दम घोंटू क्षण, एक आवेगी कृत्य, लेकिन यह एक मूक क्रांति की शुरुआत थी। समय बीतता गया। प्रिया शर्मा का नाम धीरे धीरे खामोशी में डूब गया। प्रेस ने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। सम्मान समारोहों में उसका नाम नहीं लिया जाता था। कई लोगों की नजर में उसने गलत रास्ता चुना था। लेकिन दूरदराज के गांवों में जिन माताओं ने अपने बच्चे खो दिए थे, अन्याय के शिकार वे लोग जिन्हें कभी सच्चाई से दूर धकेल दिया गया था, वे अभी भी एक नाम फुसफुसाते थे, जैसे कि वह सही की आखिरी लौ हो। प्रिया दीदी। कप्तान नहीं, जांचकर्ता नहीं, नायक नहीं, बस एक इंसान जिसने अंधी न्याय के सामने बंदूक निकाली थी, जो कभी कायरतापूर्ण खामोशी के बीच अदालत में खड़ा हुआ था और एकमात्र गोली चलाई थी किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि एक देश को जगाने के लिए। आप लोग कहां से देख रहे हैं? आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें।